एपिसोड 45 में आपका स्वागत है मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं जंतुओं की संरचना एवं कार्य के बारे में। हम विज्ञान कक्षा 6 के भाग 8 जंतु की संरचना एवं कार्य के बारे में बात कर रहे हैं। हमने इससे पहले जंतुओं के पाचन अंग और आकार एवं आकृति के बारे में बात किया। हमने यह जाना कि हर एक प्रकार के जो जीव होते हैं उनका आकार अर्थात आकृति अलग अलग होता है। हमने यह बताया कि जो पाचन अंग होते हैं वे हर एक जंतुओं में अलग अलग प्रकार के पाचन अंग होते हैं। एक कोशिक जंतु में जो भोजन के पाचन अंग होते हैं वह अविकसित होते हैं, जबकि जो उससे बहुकोशिक जंतुओं में जो पाचन अंग होते हैं वह अलग अलग अल्प विकसित होते हैं। केवल स्तनधारी जीव ही ऐसा जीव है जिनमें जो पाचन अंग होते हैं वह पूर्णतः विकसित पाए जाते हैं और आसानी से भोजन पच जाता है। जैसा कि हमने बताया कि ये पाचन अंग हमारे शरीर में यदि पाचन अंग नहीं होते तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती, क्योंकि हम सीधे भोजन को ग्रहण नहीं कर पाते। हम जानते हैं कि भोजन में कई प्रकार के अवयव होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन होती हैं जो अलग अलग मात्रा में हमें लेना पड़ता है। अब हम आगे बात कर रहे हैं श्वसन अंग के बारे में। हम सभी परिचित हैं कि बिना सांस के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त हवा को बाहर निकालना ही श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेना अंतःश्वसन, जिसे हम निःश्वसन के नाम से जानते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को हवा को बाहर निकालना उच्छ्वसन, जिसे हम निःश्वसन कहते हैं। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो प्रत्येक जीव में जीवन पर्यंत चलती रहती है। जंतुओं में जो श्वसन क्रिया होती है वह विभिन्न अंगों द्वारा होती है। जैसे यदि हम मछलियों की बात करें तो जो मछलियों में श्वसन क्रिया होती है वह क्लोम अथवा गिल के द्वारा होती है, जबकि कीट पतंगों, तिलचट्टा, मक्खी आदि, तितली आदि में जो श्वसन क्रिया होती है वह वायु नलिकाओं या स्पाइरेकल्स द्वारा होती है। पक्षियों में फेफड़ों से संबंधित वायु कोशों द्वारा श्वसन क्रिया होती है, जबकि स्तनधारियों में जो मनुष्य जो श्वसन करता है वह फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। जैसा कि हमने बताया कि श्वसन के दो प्रकार होते हैं, एक अंतःश्वसन और दूसरा उच्छ्वसन। अंतःश्वसन का मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना, जिसमें फेफड़ा जो होता है वह फैल जाता है, जबकि बाह्य श्वसन में हम हवा को बाहर निकालते हैं जिससे फेफड़ा सिकुड़ता है। तो श्वसन की क्रिया जो होती है इसे हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। श्वसन के कई अंग होते हैं जिनमें मुख्य रूप से नासिका, जिसे हम नाक कहते हैं, नासा मार्ग, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वास नलिकाएं तथा फेफड़े आदि जो होते हैं ये सभी श्वसन अंग के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम श्वसन तंत्र भी कहते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि हमारे शरीर में कुल 9 अंग तंत्र पाए जाते हैं जिनमें श्वसन अंग भी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं हृदय के बारे में। हृदय एक प्रकार का परिवहन तंत्र का एक मुख्य भाग है। मनुष्य का जो हृदय होता है वह लाल रंग का और लगभग मुट्ठी के आकार का होता है। यह परिवहन तंत्र का एक मुख्य अंग होता है जो जन्म से लेकर धड़कना शुरू होता है और जब तक आदमी मर नहीं जाता तब तक यह धड़कता रहता है। यह हमारे शरीर के वक्ष भाग में बाईं तरफ झुकाव लिए स्थित होता है। जैसा कि हमने बताया कि यह बिना रुके जीवन भर एक निश्चित लय में धड़कता रहता है। हृदय के मुख्य 2 कक्ष होते हैं जिनमें मुख्य रूप से एक आलिंद और दूसरा निलय होता है। आलिंद को हम आरिकिल कहते हैं जबकि निलय को हम वेंट्रिकल कहते हैं। मनुष्य में आलिंद जो होता है तथा निलय जो होते हैं दोनों लंबाई में एक पट
द्वारा 2 कक्षों में बट जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष, जिसमें बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय होते हैं। अर्थात मनुष्य के हृदय के 4 कक्ष होते हैं, जैसा कि हम चित्रों में देख पा रहे हैं। बायां आलिंद और बायां निलय और दायां आलिंद और दायां निलय। तो इस प्रकार अलग अलग इसके 4 कक्ष होते हैं। हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से नलिकाओं द्वारा आता है तथा हृदय से नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, जैसा कि हमने बताया। तो जो बायां निलय और बायां आलिंद होता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, जबकि दायां निलय और दायां आलिंद जो होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो हृदय का जो प्रमुख कार्य होता है वह बिना रुके, बिना थके, लगातार जीवन भर वह रक्त का पंप करता है, जो हमारे शरीर का एक विभिन्न अंग है। यदि हम हृदय के अलग अलग उसके संरचना के बारे में बात करें तो पाएंगे कि हृदय यदि ऑक्सीजन रहित, अर्थात ऑक्सीजन से जो अशुद्ध रक्त होता है वह फेफड़े में चला जाता है, और जिसे हम पल्मोनरी वेन द्वारा फेफड़े में जाता है, और वहाँ जो रक्त होता है, रुधिर होता है, वह शुद्ध होता है और उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, जो शुद्ध रक्त में परिवर्तित हो जाता है। वह सीधे पुनः हृदय में आता है, अर्थात पल्मोनरी वेन द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी द्वारा वह हृदय में आता है। उसके बाद हृदय से शरीर के सभी अंगों तक एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आर्टरी, जिसे हम धमनी कहते हैं, उसके द्वारा पूरे शरीर में यह रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त को, जिसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं, वह पूरे शरीर में भेज दिया जाता है, और पुनः शरीर के अंग से ऑक्सीजन रहित, जिसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं, यह शिराओं द्वारा पुनः हृदय में आकर के इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार यह हृदय की जो कार्य है वह लगातार चलता रहता है। अर्थात यदि हम ध्यान से इस आरेख द्वारा देखें तो हृदय ऑक्सीजन रहित अर्थात अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में भेजता है, और फेफड़े से पुनः ऑक्सीजन युक्त, जिसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं, वह हृदय में आता है, और उसके बाद हृदय से पूरा तरह ऑक्सीजन युक्त जो शुद्ध रक्त होता है शरीर के सभी अंगों तक जाता है, और शरीर के सभी अंगों से वेन्स अर्थात शिराओं द्वारा रक्त इकट्ठा होकर के पुनः सीधे हृदय में चला आता है। इस प्रकार हृदय का कार्य धीरे धीरे चलता रहता है। तो यह रही हृदय की कार्य संरचना। हमको यह भी जानना चाहिए कि एक वयस्क जो व्यक्ति होता है, हृदय जो होता है स्वस्थ व्यक्ति का 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, जबकि बच्चों में यह संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हृदय के धड़कने की जो गति होती है वह धीरे धीरे कम हो जाती है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो हृदय की धड़कन होता है वह लगभग 100 बार प्रति मिनट होता है। आयु के बढ़ने के साथ हृदय की धड़कन भी धीरे धीरे धीमी होती जाती है। हृदय की जो धड़कन होती है तापमान, क्रोध, डर एवं मानसिक चिंता से बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार यह अधिकतर लोगों में हार्ट अटैक या स्ट्रोक की संभावना ज़्यादा होती है। इस प्रकार हमें हृदय को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। एक बार हृदय की संरचना आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि जो पल्मोनरी वन, जिसे हम फुफ्फुस शिरा कहते हैं, उसके द्वारा फेफड़े में अशुद्ध रक्त जाता है, और पुनः पल्मोनरी आर्टरी, जिसे हम फुफ्फुस शिरा कहते हैं, उससे पुनः शुद्ध रक्त क्या होता है कि वह हृदय में चला जाता है। उसके बाद पूरे शरीर में यह धमनी द्वारा सर्कुलेट कर दिया जाता है, अर्थात भेज दिया जाता है शरीर के सभी अंगों में। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।